देखिए, जमीन रजिस्ट्री का अगर आप यह नियम नहीं जानते हैं तो आपके साथ जो है कभी भी किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो यह नियम जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपको ये नियम जानना चाहिए। ये जमीन अगर ये जो है बिक्री का है, ठीक है, और आप इसको जो है खरीदने वाले हैं, ठीक है, ये जमीन कोई भी बेच रहा है तो आप इसको क्या कर रहे हैं, है ना, खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, या आप विक्रेता हो सकते हैं या आप खरीदार हो सकते हैं। लेकिन जो इस रजिस्ट्री का नियम है, अगर आप इसको फॉलो नहीं किए तो आप कभी भी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। यानी इसका मतलब यही होता है कि आपने क्या किया, नियम का उल्लंघन कर दिया। जो नियम का पालन करना चाहिए वो नियम का पालन आपने नहीं किया, और अगर आप नियम का उल्लंघन करेंगे और आपको समस्या उत्पन्न होगा तो भविष्य में जब कोर्ट आप जाएंगे तो आपको तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपने जो है उसको फॉलो क्यों नहीं किया। तो क्या जो है अगर इसकी बिक्री होती है, ठीक है, यहाँ पर इसकी अगर बिक्री होती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उसकी बिक्री होती है तो उस केस में जो है सरकार, जो राज्य सरकार होते हैं, राज्य सरकार जो है ना वो लेती है टैक्स। किससे लेगी, है ना, इस जमीन का टैक्स लेगी। अगर ये जमीन जो है इसका ये डॉक्यूमेंट आप पाना चाहते हैं, ठीक है, इसका ये सेल डीड आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप खरीद रहे हैं, तो ये प्राप्त करने से पहले जो है आपको सरकार को टैक्स देना होगा। सरकार को अगर आप टैक्स नहीं देते हैं, मान लेते हैं कि आपको तो ये तो हो गया कि सरकार को टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देते हैं तो आपका ये सेल डीड तैयार ही नहीं होगा। सरकार टैक्स पहले प्राप्त करती है, यानी टैक्स जो भी होता है रजिस्ट्री का वो करती है, यानी टैक्स जो भी होता है रजिस्ट्री का वो पहले जमा होता है। अब रजिस्ट्री करने वाला सही व्यक्ति हो या गलत व्यक्ति हो, सरकार ने अपना टैक्स तो ले लिया, इसलिए कि सरकार को इससे फायदा है। और ये टैक्स जो है वो आप कह सकते हैं 4% से लेकर, है ना, 10% तक है, 10% तक जो कॉस्ट है उसका। तो ये सरकार को इससे फायदा है। सरकार पहले क्या कर ली, टैक्स ले ली, उसके बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया होगा। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया सही हो रहा है या रजिस्ट्री प्रक्रिया गलत हो रहा है, उससे जो है सरकार को फिलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार भी चाहती है कि जो रजिस्ट्री है वो गलत ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हो रहा है। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। पहला तो ये जमीन जो है ना, इसका जो प्लॉट का नंबर है ना 1023 है, तो आप क्या करेंगे, ये 1023 का आप एक एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे। एग्रीमेंट पेपर जो है वो यहाँ पर इसमें ये सारा कुछ मेंशन होगा एग्रीमेंट पेपर पर कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं वो उसका एरिया कितना है, आगे पीछे जो है जो साइड है और उसमें उसका पोजीशन जो है क्या है, वो सारा कुछ इस पेपर में मेंशन होगा। और साथ में आपको जो है आप कैसे पैसा पे करेंगे, आपका पैसा देने का जो तरीका होगा वो कौन सा होगा, आप कैश कितना देने वाले हैं और आप जो है और क्या कहते हैं अकाउंट ट्रांसफर कितना करने वाले हैं, तो ये सारा जो है यहाँ पर फुलफिल रहेगा। अब ये जो है यहाँ पर जो मेंशन हो रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर जो है अगर कोई भी व्यक्ति है अगर रजिस्ट्री करने से मुकर जाता है तो ये डॉक्यूमेंट आपको अधिकार दिला देगा। यानी अगर ये डॉक्यूमेंट जो है, इस डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद ये आपको इतना पावर है कि कोई भी व्यक्ति जो है सारा कंडीशन को फॉलो करने के बाद मुकर नहीं सकता है। अगर ऐसा होगा तो आपको जो है इसका प्रक्रिया होता है, आप हाई कोर्ट में जाएंगे और इसके लिए जो है तुरंत आदेश होगा, तो उसकी बात जो है बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले यानी आपको क्या करना है कि जो एग्रीमेंट है वो तैयार कर लेना है।
एग्रीमेंट यानी जो है जो भी स्टाम्प वैल्यू है अगर 1000 का है तो उस पर जरूर बना लें, सारा जो है टर्म एंड कंडीशन मेंशन कर दें। जैसे ही आप पूरा पैसा दे देते हैं, पैसा देने के बाद जो है आप क्या करेंगे, जो रजिस्ट्री यानी का प्रक्रिया है, जो सेल डीड तैयार करवाने का प्रक्रिया है, उसमें आप लग जाएंगे। यानी अब जो है आपको ये सेल डीड मिलेगा जिसके आधार पर प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर होगी। मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है इसी को देखते हुए, ये डॉक्यूमेंट पे जब प्रॉपर्टी को लिखा जाएगा और जो यहाँ पर रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा ये वेरीफाई कर दिया जाएगा, सिग्नेचर कर दिया जाएगा, आदेश कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आप जो है आपका ये प्रॉपर्टी अब रजिस्टर्ड हो गया आपके नाम से। अब उसका आप म्यूटेशन करवा के जो है सरकार के रजिस्टर में, जहां सरकार हर साल जो एनुअल टैक्स लेती है, आप जो है एक तरह से सरकार के रजिस्टर में मेंशन करा के आप उसका रसीद जो है वो कटा सकते हैं। यानी आप सरकार को अब रेवेन्यू एनुअल जो टैक्स है वो देना शुरू कर देंगे। तो प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं तो ये जो सारे प्रोसेस है कि आपको एग्रीमेंट कराना है, और साथ में जब आप सेल डीड यहाँ पर तैयार करवा लें तो देखें सेल डीड में ये प्लॉट नंबर और इसके अगर इसका जो अकाउंट है यानी जो खाता संख्या है ना, खाता नंबर है वो भी, खाता खतौनी में जो है वो भी मेंशन होना चाहिए। साथ में जो जमीन का विक्रेता है तो विक्रेता के नाम है ना, विक्रेता के नाम अगर जमीन हो तो कितना अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल, ये अगर बेचने वाला जो है ना, तो बेचने वाले के नाम ही अगर जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं होगा भविष्य में। लेकिन अगर बेचने वाले के जो उत्तराधिकारी हैं, बेटे भी हैं, तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है बेच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो विक्रेता है, बेचने वाला, अगर उसके नाम पर संभव हो सके कि पहले वो अपने नाम पर जमीन को ट्रांसफर करा ले फिर बेचे, तो फिर जो है एक तरह से आपको जो है कभी भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कि रजिस्ट्री कराने के बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल होता है, रजिस्ट्री कराने के बाद भी दाखिल खारिज पर रोक लगाए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जहां विवाद है, आप उसको खरीद लिए, आपको लगेगा कि हम तो वर्चस्व वाले लोग हैं, हम जमीन पे तो चढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जमीन पे चढ़ने ना देना जो है ना, आपको मालिक नहीं बना देगा, आप उसका उपयोग कर लेंगे। जब तक आपका कागजात आपके पास नहीं है, जब तक आपका कागजात आपके नाम से नहीं है, तो आप जो है आप सिर्फ अपने मन में बोल सकते हैं कि हम मालिक हैं, इसलिए जमीन आपके कब्जे में है ना। इस पे अगर आप कब्जा कर भी लिए, खरीद करके गलत जमीन को अगर कर भी लिए, तो आपको लगेगा कि ये जमीन आपकी है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना, ये जमीन आपके हाथ से जाने का जो चांसेस है वो लगभग 100% है। इसलिए कि जो व्यक्ति है, अगर आपके नाम से ये प्रॉपर्टी अभी तक हुआ ही नहीं है तो आपका इस पे दावा ही गलत होगा, और ना आपका इस पे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार होगा जिससे आप दावा कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी रजिस्ट्री अगर सही तरीके से नहीं हुई है तो ये समस्या उत्पन्न होता है। अब समस्या ये इस कारण से भी होता है कि इस पे जो है ना, जो नाम दर्ज है, जो आप नाम मैच करा रहे हैं, इसमें मान लेते हैं रमेश का नाम दर्ज है ना। अब उसका भाई जो है वो राजेश का नाम दर्ज है। आप खरीद लिए राजेश से, ये विक्रेता है ना। अब ये विक्रेता है, तो अब अगर ये बेचने वाला राजेश है और रमेश जो है इसको कोई लेना देना नहीं है ना, लेना देना कुछ भी नहीं है इसको, तो लेकिन दोनों का नाम इस पे दर्ज है, तो ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप पूरी जमीन तो कभी ना खरीदें। ये बात याद रखें। अगर ये जो व्यक्ति है ये आपके सपोर्ट में नहीं है तो आपको क्या करना है, जो पूरी प्रॉपर्टी है वो आपको कभी भी ये अधिकार नहीं देता कि आप उसको खरीदें, ठीक है। तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है, इसलिए कि भविष्य में जब ये डॉक्यूमेंट जो सेल डीड है वो तैयार होता है, देन आप इसको अप्लाई करते हैं म्यूटेशन के लिए। अब इस पे क्या होता है कि ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। अब इस ऑब्जेक्शन से आप परेशान हैं। अब ऑब्जेक्शन जो है, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी आपने खरीद ली और यहाँ पर जो राजेश है वो विक्रेता पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया और आपको लग रहा है कि हम तो पूरा कब्जा कर लेंगे ना, इसमें कोई रमेश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको लग रहा है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर ये कानून की मदद लेगा तो पूरी सेल डीड कैंसिल हो सकती है।
अगर ये कानून की मदद लेता है तो आधी नहीं पूरी सेल डीड कैंसिल हो सकती है और पहले संपत्ति को डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद आप खरीदें। तो ये, और वो भी पूरा आप नहीं खरीद सकते, वो आधा खरीद सकते हैं, इसलिए कि कानूनन अगर किसी का अधिकार है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जिसके पास है, संपत्ति का पूरा अधिकार उसी व्यक्ति के पास होता है। जिसके पास संपत्ति का टाइटल रहेगा मालिक वही होगा, जिसके पास सिर्फ संपत्ति का पोजीशन है वो कभी मालिक नहीं हो सकता। अब कब्जा कानून में बहुत सारे नियम है जो अलग है, उसके भी बहुत सारे टर्म कंडीशन है। सिर्फ कब्जा कर लेने से कब्जा कानून लागू नहीं होता, उसके भी कंडीशन है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो।